हमने अपना चैप्टर दैट इज साइकोमेट्री उसको एंड कर लिया। और आज इस चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यानी एमसीक्यूज टाइप है उसको मैं आप लोगों को समझा के सॉल्व करूंगा। जब इन एमसीक्यूज को आप लोग देख लोगे तो फिर इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया वो सारा क्लियर हो जाएगा। जाते एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है सेम मास एज दैट ऑफ। आप लोग को कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के मास के साथ या एलिमेंट के मास के साथ सेम होगा। दैट इज 8 मोल ऑफ हीलियम, 16 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन या 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। अब इसको समझते हैं। एक चीज होती है एमयू और दूसरा होते हैं ग्राम। अब जो 1 एमयू होते हैं 1.66, ये चीजें याद रखो। 1 एमयू जो होता है दैट इज 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होते हैं। अब जब कभी भी मास आएगा यानी जिधर मास ऑफ एटम होगा, मास ऑफ आयन होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा या मास ऑफ फार्मूला यूनिट होगा, जहां पर वर्ड मास मेंशन होगा उसकी जो यूनिट होगी दैट इज एमयू। और जहां पर मोल्स आएंगे या ग्राम एटम आएंगे या ग्राम मॉलिक्यूल आएंगे या ग्राम फार्मूला आएगा उसकी जो यूनिट होगी दैट इज ग्राम। अब देखना यहां पर कह रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है सेम मास दिया है। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि जब कभी भी मास आएगा तो मास के साथ हम क्या लिखेंगे, मास के साथ हम एमयू लिखेंगे। अब एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को होता है दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, उसका जो मास होता है दैट इज 32 एमयू। ग्राम नहीं होगा, ये एमयू होगा। एमयू और ग्राम के अंदर फर्क है। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास है, लेकिन अगर आप लोग इसके साथ 32 ग्राम लिखोगे, समझा रहा हूं मैं, एमसीक्यू सिर्फ साल नहीं करो, बाकी भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, देखने आगे आप लोगों ने। अब अगर आप लोगों ने 32 ग्राम लिख लिया तो अब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास नहीं है, ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। इसको अगर आप लोग देखोगे ये इवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जबकि ये जो है ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। अब मैंने बोला कि जब कभी भी मास आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी एमयू। और एमयू को आप लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एमयू इतने के बराबर होगा तो ग्राम के साथ आप लोग उसको इंटरलिंक कर सकते हो। मैं आगे आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। अब देखिए इसका मास हो गया 32 ग्राम एमयू। अब 8 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल हीलियम का जो मास होता है दैट इज 4 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 8 है तो 8 4 32। 8 मोल ऑफ हीलियम जो हो गए, 8 मोल ऑफ हीलियम, सिंपल में डायरेक्ट 8 यहाँ पर लिख लेता हूँ। मोल्स आ गए तो मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल्स की यूनिट हो जाएगी 32 ग्राम। ठीक इसी तरह 16 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल्स हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज 2 ग्राम। और यहाँ पर 16 मोल्स हैं तो 16 मोल्स का कितना हो जाएगा, 16 मोल ऑफ H2, तो इसका हो जाएगा 32 ग्राम। अब देखना फोर्थ वाले की तरफ में जाता हूं, फिर थर्ड वाला सॉल्व करता हूं, क्योंकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी वाला है, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो मोल्स की डिफिनीशन ये है कि जब आप लोग किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को यानी कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करके उसको हम बोलते हैं मोल। अब देखो ग्राम एटम ऑफ सल्फर, सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट इस मोल की डिफिनीशन आ गई 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। तो ग्राम एटम आएगा या 1 ग्राम मेंशन किया हुआ है तो इसका जो मास हो जाएगा दैट इज क्या, दैट इज 32 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास है ना, मोल्स की डिफिनीशन ही है, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का मास और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा दैट विल बी सेम। इसका जो मास हो जाएगा दैट इज 32 एमयू, क्योंकि मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल का मास है 32 एमयू। यहाँ पर मोल्स है, यहाँ पर मोल्स है, यहाँ पर तो डिफिनीशन ही मोल्स की आ गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मास और 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन का मास होता है दैट विल बी वाटर, दैट विल बी सेम। अब आगे को मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए, मैं एक एक को बता के आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा जो मेरे एमसीक्यूज किए जब मैं एडिट करूँ। कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो सेम होते हैं इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखना दिया क्या है और मांगा क्या है। कह रहे हैं कि आप लोगों के पास 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम मास दिया है। मास कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहे हैं कि इसके अंदर आप लोग कैलकुलेट करो कि प्रोटॉन कितने होंगे या इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है या प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
अब इसके लिए फार्मूला अगर आप लोग देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो जो वोगाडो नंबर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उस नंबर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, कोई चीज़ जितने भी आप लोगों के पास है उसको भी कर सकते हो। मैं जब इस MCQs को सॉल्व करूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा। इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है, ऑप्शन में वहाँ पर लिख लूंगा आप लोगों के लिए। तो नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करने आप लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने या नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट। इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हो या बॉन्ड कैलकुलेट करते हो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूले एक फार्मूला यूनिट के अंदर कितने जो आप लोगों के पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, ठीक। अब देखना नंबर ऑफ मोल सबसे पहले आप लोग निकाल लोगे। कैल्शियम कार्बोनेट है 10 ग्राम है, तो मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले किसके ऊपर डिवाइड करो, जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे मास को मोलर मास के ऊपर डिवाइड करो। इसका मास 10 है, मोलर मास अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, कैल्शियम का 40, और इसी तरह अगर आप लोग कार्बन को देखोगे तो 12 है और ऑक्सीजन को देखोगे तो 48, 3 के 1 हो जाएगा। इसका आंसर 40 12 और 48 60 जमा, तो इसका आ जाएगा सिंपल 100 ग्राम पर मोल, इसका जो मोलर मास है। अब अगर आप लोग 10 को 100 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 0.1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.1 आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर n है। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर निकालते हो इसको अगर आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ। देखना कैल्शियम का जो मोलर मास या एटॉमिक नंबर होते हैं दैट इज 20, यहाँ पर इसके कितना होता है 20 होता है। और इसी तरह कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सिंपल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन के कितना हो गया, एक कार्बन के अंदर होते हैं 6 और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन कितने 3 है, एक ऑक्सीजन का 8 है तो 3 का कितना हो जाएगा 24। तो सिंपल मैं यहाँ पर 24 को 6 के साथ प्लस करो, आंसर विल बी 30 के साथ अगर आप लोग इसको प्लस करते हो किसको, ये जो 20 है इसको प्लस करते हो तो आंसर विल बी बटन, आंसर विल बी 50। तो एक जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 50 और प्रोटॉन की तादाद भी 50। एक को आप लोगों ने लिखना है तो फिर आप लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक। इसी तरह हम नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs में आप लोग को कह रहे हैं कि मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। आप लोग को मुख्तलिफ यहाँ पर जो सब्सटेंसेस दिए हैं या मिक्सचर दिए हुए और आपसे कह रहे हैं कि इसमें से कंपाउंड कौन सा होगा। सबसे पहले दिए हैं NH3, दूसरे है ईयर, तीसरा है ब्रास और चौथे ऑक्सीजन। अगर आप लोग ईयर को देखोगे तो ईयर क्या है, ईयर एक मिक्सचर है जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह और बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, ठीक। इसी तरह ब्रास को अगर आप लोग देखते हो, ब्रास एक एलॉय है, ब्रास मिलके बन होते हैं कापर और जिंक से। ये 3-4 एलॉय आप लोगों ने याद रखनी है, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर और ये चीजें। ब्रास एक एलॉय है जो बना होगा कापर और जिंक से। इसी तरह अगर आप लोग O2 को देखते हो तो O2 कंपाउंड नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के साथ साथ ये एक एलिमेंट है। कंपाउंड के लिए मैंने कंडीशन आप लोग के लिए बताई है कि कंपाउंड के अंदर मस्ट है कि जो एलिमेंट होंगे वो एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखो इसके अंदर 2 सेम एटम है या एटम या एलिमेंट। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर NH3 को देखते हो तो NH3 एक मॉलिक्यूल भी है और मॉलिक्यूल के साथ साथ ये कंपाउंड भी है, क्योंकि ये रेशो से मिलकर बने और इसके अंदर जो 2 एलिमेंट है दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NH3। जाते हैं MCQ नंबर 3 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम किसके अंदर लार्जेस्ट होंगे, तो इसमें जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, बात याद रखनी आप लोगों ने, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे तो उसके नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे। देखना क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं कि 0.5 ग्राम एटम है,
याद रखना है कि ग्राम एटम है, ग्राम एटम ऑफ कॉपर। ऑप्शन नंबर 2 वहां पर आप लोगों को दिए हैं कि 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, और इसी तरह कह रहे हैं कि 0.25 मोल्स ऑफ कॉपर, और इसी तरह कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले ये जो 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर है, मतलब ये 0.5 ग्राम एटम क्या है, ये मोल्स है। ग्राम एटम क्या है, मोल्स है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्राम एटम ऑफ दिस, तो ये 0.5 मोल्स हो जाएंगे पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले में ग्राम ऑफ कॉपर है, तो आप लोगों के पास मास गिवन है, मास कितने 0.634 है, तो इसको आप लोगों ने मोल्स में कन्वर्ट करने सबसे पहले, जिसके मोल्स याद आएंगे उसके क्या चीज याद होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे, सही है। तो इसका जो मोलर मास है कॉपर का वो 64 हो जाएगा। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे 0. इधर लेके आओगे फिर भी कम, फिर 0.0 और साथ में 0.01 हो जाएगा, सही, 0.011 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे तो दूसरे वाले की तरफ, तीसरे वाले की तरफ वो 0.25 मोल्स है, ये मोल्स सिंपल की बनी। चौथे वाले की तरफ जाओगे तो 1 ग्राम है, तो 1 को जब आप लोग 64 के ऊपर डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओ, 0 फिर भी छोटा, फिर 0 लगा के इसका भी 0.0 समथिंग आ जाएगा, 0.0 समथिंग आ जाएगा। तो इसको भी अगर आप लोग देखते हो 0.01 मोल, इसका भी 0.00 समथिंग आ जाएगा, ये 0.25 है, और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो ये 0.5 है। तो जिसके मोल सबसे ज्यादा हो जाएंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम भी हो जाएंगे। तो 0.5 जो मोल्स है कॉपर के, ये ग्राम एटम का मतलब मोल्स जो होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में आप लोग को कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट, कोई एलिमेंट है और इसके आप लोग को डिफरेंट मास दिए, कह रहे हैं कि इसमें से मास नंबर कौन सा होगा, 40 है, इसी तरह 39.5 है, वहां पर भी लिखेंगे, और इसी तरह 39.7 है, या डी ऑप्शन में आल दीजिए। तो आप लोगों ने देखना है कि जो मास नंबर होते हैं, मास नंबर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज होल नंबर में होंगे, वो फ्रैक्शन के अंदर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से हम निकालेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी एटम के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर हाफ नहीं हो सकते, जबकि जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं वो ऑलवेज फ्रैक्शन के अंदर होते हैं। ठीक, क्योंकि वो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, या वो हम केमिकली जब एनालिसिस करते हैं वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। आजकल तो मास स्पेक्ट्रम आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो मास नंबर होगा वो ऑलवेज होल नंबर के अंदर होगा, वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 40, दैट इज व्हाट 40 होगा कोई एलिमेंट का मास नंबर। कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 5 में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ N28H2। देखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने तो सॉल्व करना सीख लिया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, मैं सिंपल रिलेशनशिप कर लेता हूँ। 28 ग्राम N2 होंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 डेसीमीटर, क्योंकि 24 ग्राम का मतलब है 1 मोल। 1 मोल का जो इसके पीक के ऊपर वॉल्यूम होगा वो इतना हो जाएगा। अब आप लोग को क्या दिया, आप लोग को 2.8 ग्राम दिया, 2.8 ग्राम N2। तो सिंपल यहाँ पर इसने डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो आप लोग इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो 2.24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 2.24। ठीक, सिंपल डेसिमल शिफ्टिंग आप लोगों ने करनी। आगे जो एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस बाय बर्निंग 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। देखना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें 2H2 मिलता है और साथ में O2 के साथ क्या बनता है 2H2। अब यहां पर अगर आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हो तो 2 मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। अब उसने तो मोल्स नहीं दिए, उसने क्या दिया, उसने वॉल्यूम दिया 11.2 डेसीमीटर क्यूब। 11.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि हाफ मोल, कितना मोल, हाफ मोल। 1 मोल 22 है तो हाफ मोल्स कितने हो जाएंगे 11.2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पर 11.2 का मतलब ये कि हाफ, यानी 0.5 मोल। तो 2 मोल से 2 बन रहे हैं तो 0.5 से कितने बन जाएंगे, तो 0.5 से 0.5 मोल समझिए। अब उसने तो मोल्स का आप लोगों से नहीं पूछे, उसने किसके पूछे, उसने आप लोगों से मास का पूछा है। तो 0.5 को जब आप लोग वाटर के मोलर मास 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो
इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 से आप लोग के पास 9 ग्राम ऑफ वाटर बनता है STP क्यूब। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मेरे पास पेपर से या किसी सोर्स से लिए हुए, मेरे अपने नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने खुद बनाए हुए, ये मेरे बिल्कुल नहीं है। पहले से आप लोगों को बता दूं, मैंने डिफरेंट जगह से, वेबसाइट से या सोशल मीडिया वगैरह से लिए हुए। एमसीक्यूज नंबर 8 कह रहे हैं कि इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड Cl2 रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म HCl, फाइंड लिमिटिंग रिएक्शन। कह रहे हैं कि मैं इक्वेशन आप लोगों को लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखना, H2 है, ये रिएक्ट करता है Cl2 के साथ और इससे बनता है HCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर 2 है। कह रहे हैं कि इक्वल मासेस है H2 को और Cl2 का, तो बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा? इक्वल मासेस का मतलब ये है कि जितना मास H2 का लोगे उतना मास Cl2 का भी लोगे, आप लोग की मर्जी है जितना भी लेते हो। लेट्स सपोज मैं एक का ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ? एक का मैं लेता हूँ 50 ग्राम और दूसरे का भी मैं लेता हूँ 50 ग्राम। एक का भी 50 ग्राम है और दूसरे का भी 50 ग्राम है, इक्वल मास है। मास है तो ग्राम के अंदर होगा। अब मास है तो हमने क्या निकालने, हमने सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने। मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल मास के ऊपर डिवाइड करोगे, इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर लो और इसको 71 के ऊपर डिवाइड कर लोगे। ठीक, 35.5 तो 71 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख तो इससे वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 25 और इससे वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में समथिंग 0.7 या समथिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके मोल्स कम आ गए और मैंने आप लोगों को बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट विल बी दोज व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हेनेवर देयर इज इक्वल मासेस ऑफ टू रिएक्टेंट, मीन टू से H2 एंड Cl2 बोथ हैव सेम मासेस एंड in the equation in which the two reactants have same masses, the limiting reagent will be those which have greater molar mass. Mean to say, the molar mass of Cl2 is greater than the molar mass of H2. As we know that we divide the molar mass and the mass, so यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मोलर मास जिसका ज्यादा हो जाएगा इसके मोल्स कम हो जाएंगे, जिसके मोल्स कम होंगे उसका वो हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये मासेस वाले केस में। और मोल्स वाले केस में आप लोग के पास अगर देखोगे तो मोल्स अगर सेम आ जाए, इसके मोल और इसके मोल सेम होंगे, तो फिर आप लोगों ने किसको देखने? फिर आप लोगों ने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखने। जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो वो आप लोग के पास क्या होगा? वो आप लोग का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और मासेस वाले केस में और वॉल्यूम वाले केस में अगर आपको बोल रहे हैं इक्वल वॉल्यूम जिसका है और इक्वल वॉल्यूम इसका है, तो इक्वल वॉल्यूम के केस में जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू फिर बड़ी होगी वही आप लोग का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं ये कह रहा हूँ मासेस वाले केस अगर आ गए एमसीक्यूज के अंदर, मासेस सेम होंगे, जिसका मोलर मास याद हो डायरेक्ट उसके ऊपर टिक कर लो कि वो आप लोग का लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर मोल सेम आएंगे, मतलब इसके 2 मोल्स है और इसके 2 मोल्स है, मोल सेम आएंगे तो मोल्स वाले केस में आप लोगों ने ऐसा करना है कि जिसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी वही आप लोग का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और तीसरी बात मैंने ये बोली कि जब कभी भी आप लोगों के पास वॉल्यूम सेम होगा, यानी इसका भी 24 डेसीमीटर क्यूब है और इसका भी 24 डेसीमीटर क्यूब है, तो इस केस में आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी। समझ आ गई? तो यहां पर हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो Cl2 हो जाएगा। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमें कह रहा है कि 60 MU ऑफ कार्बन। कहते हैं कि 60 MU ऑफ कार्बन के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे? तो यहां पर देखना 1 MU जो होगा, 1 MU के अंदर 12 कार्बन। कितने कार्बन हो जाएंगे? 12 कार्बन। यहां पर कह रहे हैं कि 60 MU है तो 60 MU के अंदर कितने हो जाएंगे? तो x हो जाएंगे। सिंपल आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओगे तो फिर भी आप लोगों के पास 5 कार्बन होंगे, सिंपल 5 कार्बन होंगे। देखना क्योंकि MU के साथ चला जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग के पास 5 कार्बन होंगे। या अगर आप लोग इसको माइंड के अंदर सोचो तो 1 MU के एक कार्बन के अंदर 12 MU होंगे तो 5 कार्बन के अंदर कितने हो जाएंगे? 60 MU हो जाएंगे। यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर ये चीजें नहीं होंगे, वो MU के अंदर नहीं होगी, वो ग्राम आ जाएगा तो उसके अंदर हो जाएंगे मोल्स वाले केस में। तो इस वाले केस में 5 कार्बन हो जाएंगे, आंसर विल बी 5। अब जाते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है। उसके बाद में आप लोगों को कंबशन एनालिसिस और इनसे एमसीक्यूज करूंगा। कह रहे हैं कि विच कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। देखो मुख्तलिफ स्पीशी आप लोगों को दिए, NO है, NO के साथ ऑप्शन नंबर बी में वहां पर मैंने लिखे हुए NO2 है,
NO2 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 में N2O है और ऑप्शन नंबर डी में N2O5। परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी और परसेंटेज आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। फार्मूला आप लोग कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखना इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में आप लोग क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जिस एलिमेंट का आप लोग कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर या मोलर कंपाउंड के अंदर या किसी चीज के अंदर फाइंड करते हो उसको लिखोगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या मोलर मास ऑफ N2, N कितना है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो N कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16, 16 14 आंसर 30 और साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह आप लोगों के पास परसेंटेज ऑफ N आ जाएगा। यहाँ पर भी N का ये लिखोगे, यहाँ पर N2 है तो दोनों का लिखोगे और मोलर मास यहाँ पर N2 है तो दोनों N2 का लिखोगे और साथ में O2 के ऊपर। इस तरह आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को अगर टेस्ट के अंदर आ गया तो फिर ये चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लोग सिंपल इस तरीके से कर लो और रेशो निकालना, दोनों का रेशो निकालना है N का और साथ में O का। यहाँ पर अगर आप लोग रेशो निकालोगे तो 1:1 है। यहाँ पर अगर आप लोग रेशो निकालोगे तो N और 2 का, तो मैं डायरेक्ट रेशो लिख लेता हूँ 1:2 है। यहाँ पर अगर आप लोग रेशो निकालोगे तो 2:1 है। यहाँ पर अगर आप लोग रेशो निकालोगे तो 2:5। तो जिसमें नाइट्रोजन की या जिस एलिमेंट के आप लोग परसेंटेज निकालोगे उसकी रेशो ज्यादा होगी, उसके अंदर उस एलिमेंट की परसेंटेज सबसे ज्यादा हो जाएगी। मीन टू से यहाँ पर 1:1 के साथ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते ये 1 है लेकिन ये 2 है, ये ऑक्सीजन ज्यादा है नाइट्रोजन कम है। यहाँ N2O की तरफ आओगे तो N2 2 है और O जो है ना ये 1 है। तो सबसे ज्यादा जो रेशो होगी नाइट्रोजन की, यहाँ पर इसकी रेशो ज्यादा है, इसके अंदर हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे इसके अंदर हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे इसके अंदर हो जाएगी, फिर चौथे नंबर पे इसके अंदर हो जाएगी। यहाँ पर 1:1 के साथ 2:1, 1:2, 2:5। तो रेशो निकाल के आप लोग किसी भी जो कंपाउंड है उसके अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो। ये हमारे 10 MCQs हो गए। इसके बाद जितने भी MCQs होंगे उसको मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।